Welcome students, welcome to the revision tutorial of chapter file handling in Python, and this is our lecture number 1. So let's start the course. ठीक है जी। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, अब एक छोटा सा क्विक इंट्रो दे देता हूं फाइल हैंडलिंग के बारे में कि फाइल हैंडलिंग टॉपिक है असल में क्या। देखो, हमारे कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं रैम। ठीक है, और इसको हम लोग रैम या मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसको मेन मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप अपने कंप्यूटर में जो भी काम करते हो वो सब का सब कहां पे आता है? इस रैम के अंदर ही आता है। ठीक है, यानी कि जब मैं अपना कंप्यूटर स्विच ऑन करता हूं, ठीक है, तो जैसे मैं उसको स्विच ऑन करूंगा तो स्विच ऑन करते ही सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हमारे रैम में आती हैं। जब ये हमारे रैम में आती हैं उसके बाद ही हमारा कंप्यूटर ऑन हो पाता, मतलब प्रॉपरली स्टार्ट हो पाता है। क्योंकि हमारा कंप्यूटर कौन हैंडल करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यही सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे रैम में आता है। ठीक है, बट एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता, उसकी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं जो सिस्टम को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है वो सब हमारे रैम में आती है। कंप्यूटर के स्विच ऑन होने के बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। अच्छा, अब सपोज उसके बाद मैंने पाइथन जो सॉफ्टवेयर है मैंने अपने उस सॉफ्टवेयर को ऑन किया, तो क्या होगा? वो पाइथन नाम का जो सॉफ्टवेयर है ना तुम्हारा, वो भी सबसे पहले कहां पे आएगा? इस रैम में ही आएगा। जब ये रैम में आ जाएगा उसके बाद स्क्रीन पर मुझे वो पाइथन का इंटरफेस ओपन होके मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, मैं जो भी काम करता हूं वहां पे वो सबसे पहले काम कहां पे आता है? वो सबसे पहले रैम में आता है, उसके बाद ही मेरे को स्क्रीन पे दिखाई देता है। ठीक है, अब सपोज मान लो मैंने एक प्रोग्राम टाइप किया इसके अंदर जिसमें मैं a इज इक्वल टू इंट इनपुट, मतलब मैं यूजर से कुछ डेटा ले रहा हूं। ठीक है, अच्छा ऐसे ही मैं बी में भी इंट इनपुट करके मैं यूजर से डेटा ले रहा हूं। आफ्टर दैट मैंने करा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड देन मैंने उसके बाद कर दिया जी प्रिंट सी। सो अब जब मैं अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा? जैसे लिखा ए इज इक्वल टू इन इनपुट, सपोज मान लो यूजर ने अपनी तरफ से इनपुट दिया है यहाँ पे 60। तो जैसे यूजर ने अपनी तरफ से 60 इनपुट दिया तो एक कंप्यूटर की मेन मेमोरी में 60 स्टोर हो गया और ए इस जगह को रेफर करने लग गया। जब ये सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट हुई तो बी के लिए इनपुट मांग रहे हैं। सो सपोज बी के लिए इनपुट दे दिया यहाँ पे 50। सो बी इस जगह को रेफर करने लगा। नाउ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हुआ तो इन दोनों का सम 110 आ गया और सी इसको रेफर कर रहा है। नाउ आफ्टर दैट इसके बाद प्रिंट सी करा तो जो भी आपका मॉनिटर है, मॉनिटर पे आपको सी की जो वैल्यू बनी दैट इज 1110, ये आपको शो हो गई। लेकिन एज सुन एज जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म हुआ, इस प्रोग्राम के खत्म होते ही क्या होगा कि जो भी वेरिएबल्स इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान रैम में स्टोर हुए हैं, यानी कि इस मेन मेमोरी में जो जो वैल्यूज स्टोर हुई हैं, ये वैल्यूज कब तक अलाइव रहेंगी? सिर्फ तब तक जब तक कि हमारा प्रोग्राम रनिंग स्टेज में है। लेकिन जैसे ही हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया तो ये जितने भी वेरिएबल्स को मेमोरी में जगह मिली थी ये सारे के सारे यहां से क्लियर हो गए। अब मैंने कहा यार ये तो काम बड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि भैया मैंने जो वैल्यूज इनपुट करवाई थी वो सारी वैल्यूज रैम में स्टोर थी, यानी कि वो वैल्यूज सिर्फ तब तक अलाइव रहेंगी जब तक मेरा प्रोग्राम रनिंग स्टेज में है। जैसे मेरा प्रोग्राम खत्म, यार ये सारा डेटा यहां से गायब। अच्छा, अब सपोज मान लो कल को मैं पाइथन में कोई प्रोग्राम बनाऊं और उस प्रोग्राम में मैंने क्या करा, एक डिक्शनरी यूज करी, और इस डिक्शनरी के अंदर मान लो मैंने फॉर लूप लगाया फॉर आई इन रेंज 100, सपोज 100 लिया और इसके अंदर मैंने डेटा डलवाया डिक्शनरी के अंदर और फिर मैंने उस डेटा को शो भी करवा दिया। ठीक है, सारा कुछ शो का भी कोड लिख दिया मैंने सपोज। अब जब मेरा ये प्रोग्राम रन होगा तो क्या होगा भाई? जैसे ही मेरा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेज पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो सबसे पहला काम इसमें क्या होगा कि यार जितने भी जैसे डिक्शनरी बनाई तो वो डिक्शनरी यहां पे रैम में बन गई। जितने भी आप डेटा डालते हैं, यानी कि 1 नंबर रिकॉर्ड से लेकर ये 99 नंबर रिकॉर्ड तक, या जो भी हमने 100 रिकॉर्ड जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके इस रैम में बनेंगे। यानी कि जो डिक्शनरी आप क्रिएट कर रहे हो उस डिक्शनरी का सारा डेटा इस रैम में आएगा।
अच्छा, फिर आपने उस डिक्शनरी के डेटा को शो भी किया, सारा शो भी हो जाएगा स्क्रीन पे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मेरा ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद हुआ, इसके बंद होते ही ये जितने भी रिकॉर्ड्स, डिक्शनरी जो बनी थी 100 रिकॉर्ड्स की, ये डिक्शनरी पूरी यहां से क्लियर हो गई। तो यानी कि मैंने कहा यार इसका मतलब क्या है कि मैं जब जब इस प्रोग्राम को चलाऊंगा, हर बार मुझे 100 एंट्रियां खुद डालनी पड़ेंगी क्या बार बार? भाई मैंने एक बार डाल दी, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि आपने एक बार डाली, लेकिन वो डिक्शनरी बनी कहां? वो बनी रैम में। हमें पता है रैम इज बेसिकली अ वॉलेटाइल मेमोरी। तो क्या होगा, जैसे ही जब तक आपका ये प्रोग्राम चलता रहेगा तब तक वो डिक्शनरी इस रैम में अवेलेबल रहेगी। लेकिन जैसे ही तुम्हारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म, ये डिक्शनरी यहां से क्लियर। अब मैंने कहा कि यार फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं बन पाएगा। ठीक है कि भाई मैं हर बार ऐसे थोड़ा ना करूंगा कि प्रोग्राम चलाऊं और चला के फिर मैं हर बार डेटा डालता रहूं। हमें पता है कि चलो रैम तो हमारी वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि इसके अंदर डेटा परमानेंट वे में स्टोर नहीं होता। बट मैंने कहा यार कंप्यूटर में फिर डेटा परमानेंट वे में स्टोर होता कहां पे? तो हमारे कंप्यूटर में एक डिवाइस लगा होता है जिसको हम लोग कहते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है, हम जो भी फाइल वाइल बनाते हैं वो सब हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। इनफैक्ट जब तुम पाइथन में कोई प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है, जैसे मान लो मैंने पाइथन में ये प्रोग्राम पूरा बनाया, और इस प्रोग्राम को बनाने के बाद जब मैं इसको रन करने के लिए बोलूंगा ना, तो पहले वो कहेगा कि भैया इस प्रोग्राम को सेव करो। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इसको आप सेव करो। सपोज मान लो तुमने इसको A1 के नाम से सेव कर दिया, तो क्या होगा, हार्ड डिस्क में एक फाइल, ये वाली फाइल स्टोर हो जाएगी किस नाम से? A1.py के नाम से। लेकिन अब समस्या क्या थी कि जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो इन सारे वेरिएबल्स को मेमोरी में जगह मिलेगी, लेकिन ये वेरिएबल मेमोरी में कब तक अलाइव रहेंगे? सिर्फ तब तक जब तक कि मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चल रहा है। जैसे मेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, वो सारे वेरिएबल्स यहां मेन मेमोरी से हट जाएंगे। अब हमारे पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए कंसेप्ट आया जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग। और फाइल हैंडलिंग का ये कंसेप्ट मुझे क्या कहता है? वो कहता है इसने मुझे एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है जिसके द्वारा मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी कोडिंग में ही ऐसी कुछ स्टेटमेंट लिख सकता हूं जिससे क्या होगा, उसी समय हार्ड डिस्क में मेरी फाइल क्रिएट हो जाएगी, और जो भी डेटा मैं उस फाइल में डलवाना चाहूंगा मैं उसको साथ साथ डलवा भी सकता हूं। ठीक है, अगर हम बोलें कि भाई फाइल हैंडलिंग क्या है, फाइल हैंडलिंग के बारे में अगर हम बात करें कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है, हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि फाइल हैंडलिंग इट इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक, इट इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है दैट अलाउ प्रोग्रामर, जो भी आप प्रोग्रामर है, दैट अलाउ प्रोग्रामर टू स्टोर डेटा इन फाइल्स। ठीक है, ये हमारे फाइल हैंडलिंग क्या है? एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? दैट अलाउ प्रोग्रामर टू स्टोर डेटा, यानी कि जो भी आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जो भी डेटा था उनको फाइल्स में स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अच्छा, अब हमें यह समझ में आ गया कि ठीक है जी, फाइल हैंडलिंग की एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम अपनी प्रोग्रामिंग के द्वारा ही हार्ड डिस्क में फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं और साथ में उसमें डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है दैट इज टाइप्स ऑफ फाइल्स के ऊपर, कि भाई कौन कौन से टाइप्स की फाइल होती हैं। तो जो फाइल्स होती हैं वो ब्रॉडली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है। एक कैटेगरी है मेरी टेक्स्ट फाइल, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी है मेरी बाइनरी फाइल। ठीक है, एक है टेक्स्ट फाइल और दूसरी कैटेगरी क्या है मेरे पास? बाइनरी फाइल। अच्छा, एक और हम बोलते हैं सीएसवी फाइल, तो वो टेक्स्ट फाइल के अंडर ही हमारे पास सीएसवी फाइल भी आती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने टाइप्स की फाइल है, तो वहां पे आप दो ही का नाम लेंगे, एक टेक्स्ट फाइल और दूसरी है बाइनरी फाइल। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है हमारे पास, जरा उसको समझ लेते हैं एक बार फटाफट। देखो, हमें जानना है कि भैया टेक्स्ट फाइल और उसके साथ साथ जो हमारी ये बाइनरी फाइल है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो देखो, इनके डिफरेंस को हम लोग समझते हैं कि किस तरह से इनमें डिफरेंस है। जो पहली बात, टेक्स्ट फाइल, देखो सिंपल सी बात यार, टेक्स्ट फाइल जो है
इसके अंदर डेटा जो है वो बेसिकली कैरेक्टर्स फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है, कैरेक्टर फॉर्मेट में स्टोर होगा टेक्स्ट फाइल के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं बाइनरी फाइल के लिए, तो इन फाइलों के अंदर आपका डेटा जो है वो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में स्टोर होगा, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में स्टोर होगा। अच्छा, अब क्या होता है यहां पे, जब भी आप कोई टेक्स्ट फाइल ओपन करते हो, ठीक है, यानी कि जब आप किसी भी टेक्स्ट फाइल को ओपन करने की बात करेंगे, जैसे कोई टेक्स्ट फाइल बनी हुई है और आप जाके, सपोज मान लो मेरी एक टेक्स्ट फाइल है डी ड्राइव में बनी हुई है, अब मैं डी ड्राइव में जाके उस फाइल को ओपन करूंगा, तो जैसे मैं उस टेक्स्ट फाइल को ओपन करता हूं, सो क्या होता है, मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, वो इंटरनल ट्रांसलेशन परफॉर्म करता है, इंटरनल ट्रांसलेशन परफॉर्म करता है, और इस पर्टिकुलर फाइल को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, यानी कि जो फॉर्मेट मुझे समझ में आएगा उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मुझे दे देगा, यानी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में मुझे दे देगा। ये इंटरनल ट्रांसलेशन कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे बाइनरी फाइल के बारे में, ठीक है, बाइनरी फाइल के बारे में, नहीं कि अगर मैं बाइनरी फाइल को डायरेक्टली ओपन करने की बात करूं, ठीक है, यहां पे हम बात कर रहे हैं कि भाई इस फाइल को जाके हमने डायरेक्टली ओपन किया, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो मैंने कोई बाइनरी फाइल बना रखी है और मैं उस बाइनरी फाइल को डायरेक्टली ओपन कर रहा हूं, तो क्या होगा इस केस में ना, नो इंटरनल ट्रांसलेशन टेक प्लेस, नो इंटरनल ट्रांसलेशन टेक प्लेस, यानी कोई इंटरनल ट्रांसलेशन यहां पे परफॉर्म नहीं होगी। अब मैंने कहा यार अगर कोई इंटरनल ट्रांसलेशन परफॉर्म नहीं होगी तो यहां पे तो डेटा स्ट्रीम ऑफ बाइट्स यानी कि ऐसे 0 1 की फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो जब मैं उसको खोलूंगा तो मुझे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में थोड़ा ना नजर आएगा। यस, आपको डेटा एक तरह से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नजर नहीं आएगा, यानी कि कुछ अजीब से कैरेक्टर्स की फॉर्म में नजर आएगा, क्योंकि कोई इंटरनल ट्रांसलेशन टेक प्लेस नहीं हुई, सो नॉट इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। अच्छा, मैंने कहा कि यार एक बात बताओ, अभी हम लोगों को यह समझ में आ गया कि चलो जी टेक्स्ट फाइल होती है, अगर मैं उस टेक्स्ट फाइल को डायरेक्टली जाके ओपन करूंगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे लिए इंटरनल ट्रांसलेशन परफॉर्म करता है और उस फाइल का कंटेंट ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में मुझे दिखा देता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन बाइनरी फाइल को अगर मैं डायरेक्टली ओपन करूंगा तो कोई इंटरनल ट्रांसलेशन टेक प्लेस नहीं होगी, सो यानी कि जो मेरे सामने डेटा दिखेगा कुछ अजीब अजीब से कैरेक्टर्स बने हुए दिखेंगे उस फाइल के अंदर, यानी कि मुझे नॉट इन द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नजर नहीं आएगा। अच्छा, तो अब मैंने कहा यार इसका मतलब बाइनरी फाइल बनाने का फायदा नहीं है। नहीं, फायदा है। एक्चुअल में क्या होता है, जब मैं बाइनरी फाइल को अपने पाइथन के द्वारा ओपन करूंगा तो वो इंटरनल ट्रांसलेशन पाइथन मेरे लिए परफॉर्म कर देगा, ठीक है, यानी कि पाइथन में मैं प्रोग्राम बना के अब अगर किसी बाइनरी फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले कराने की बात करूंगा तो वो ट्रांसलेशन कौन करेगा मेरे लिए, वो मेरा करेगा, दैट इज पाइथन कर देगा मेरे लिए, ठीक है। तो मुझे परेशान होने की बात नहीं। हाँ, यहां पे सिर्फ पॉइंट आ रहा था जब हम डायरेक्टली यानी कि सीधा, जैसे मान लो मेरी बाइनरी फाइल भी डी ड्राइव में स्टोर है, मैं सीधा जाके डी ड्राइव ओपन करके उस बाइनरी फाइल को ओपन करने की बात करूंगा तो कोई इंटरनल ट्रांसलेशन टेक प्लेस नहीं होगी, यानी कि मुझे जब फाइल ओपन होगी तो मेरे सामने वो अजीब अजीब से कैरेक्टर्स उसमें बने होंगे, जैसे बॉक्स बॉक्स बने हुए हैं इस तरह से कुछ, ठीक है। तीसरा यहां पे क्या होता है कि इसके अंदर एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है, ठीक है, इसके अंदर एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है, एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर होता है, ठीक है। क्योंकि भैया यहां पे क्या होता है कि जैसे एक लाइन कंप्लीट हुई तो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर आ गया और फिर नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हुई, तो यहां पे क्या होता है, हर लाइन के एंड में एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है और फाइल के एंड में एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर होता है। लेकिन यहां पे नो सच EOL कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन इट, ठीक है, क्योंकि ये डेटा जो है ना लाइन वाइज नहीं, एक स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, यानी कि 0 1 0 1 0 1 ऐसे ही चलते जा रहे हैं यहाँ के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे फर्स्ट लाइन हो गई, फिर अगला डेटा डाला वो अगली लाइन पे गया, फिर अगला डेटा तीसरी लाइन पे गया, तो ऐसे लाइन बाय लाइन डेटा स्टोर हो जाता है, यहाँ पे सारा एक साथ ही स्टोर रहता है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे कोई एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। टेक्स्ट फाइल के अंदर कैरेक्टर फॉर्मेट में डेटा होता है, लेकिन बाइनरी फाइल के अंदर स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में डेटा होता है, ठीक है। इंटरनल ट्रांसलेशन जब हम टेक्स्ट फाइल को डायरेक्टली ओपन करते हैं तब परफॉर्म होती है, एंड दैट इज परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम।
लेकिन जब बाइनरी फाइल को हम डायरेक्टली ओपन करते हैं, देयर इज नो इंटरनल ट्रांसलेशन टेक प्लेस। इन टेक्स्ट फाइल एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर, ये सब उसमें मौजूद होते हैं, बट इस तरह के कोई भी कैरेक्टर जो है हमारे बाइनरी फाइल के अंदर मौजूद नहीं होते। ठीक है जी, तो ये टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के बीच का डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर एंड ऑफ फाइल और एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर एक बार बता दो। देखो, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर का मतलब जैसे कोई लाइन एंड हो गई, ठीक है, तो अब एक सिंपल सा मैं यहां पे समझाता हूं। देखो जैसे मान लो ये मेरी एक टेक्स्ट फाइल बनी, सिस्टम ने एक टेक्स्ट फाइल बना दी मेरे लिए, ठीक है। अब याद है जब टेक्स्ट फाइल में मैं कुछ भी टाइप करता हूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहां पे हिमांक लर्न पाइथन, ठीक है। अच्छा, ये लिखने के बाद अब मान ले मैं जो नेक्स्ट और जो डेटा लिखना चाहता हूं मैं इस लाइन में नहीं चाहता, मैं अगली लाइन में चाहता हूं। तो एक बात बताएगा, जब मैंने अभी एक टेक्स्ट फाइल, मान लो एक नोटपैड की फाइल खोली और उसमें सिंपली लिख दिया हिमांक लर्न पाइथन। अब इसके आगे जो मैं डेटा लिखना चाहता था वो मैं इस लाइन में नहीं लिखना चाहता, मैं अगली लाइन में लिखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट लाइन पे मतलब एंटर की दबा दूंगा ना, क्योंकि मैं अगर सिंपल एंटर की दबा दूंगा, एंटर की दबाते ही मेरा कर्सर यहां आ जाएगा। ये एंटर की जो मैंने दबाई तो क्या हुआ, उसमें यहां पे ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई कि भैया एक नेक्स्ट लाइन का इंडिकेटर स्टोर हो गया कि भाई इसके बाद का डेटा अब कहां पे आएगा, अगली लाइन में स्टोर होगा, ठीक है। क्योंकि देख चाहे जो मर्जी फाइल है, स्टोर तो उसने कंप्यूटर में ही होनी है, और हमें पता है कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल होगी वो 0 1 की फॉर्म में स्टोर होगी ना, बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होगी वो, तो चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो चाहे वो बाइनरी फाइल हो, ठीक है। स्टोर तो उसने 0 1 की फॉर्म में ही होना है। लेकिन क्या होता है जब टेक्स्ट फाइल को हम ओपन करते हैं तो उसके लिए इंटरनल ट्रांसलेशन कौन परफॉर्म कर देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिख जाती है। तो अब जैसे मैंने लिखा ना हिमांक लर्न पाइथन, और उसके बाद एंटर मारा, तो मैंने तो एंटर मार दिया, लेकिन यहां पे एक एंड ऑफ लाइन मार्कर सेट हो गया, ठीक है। क्योंकि ये जब डेटा सिस्टम में हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा तो वहां पे इंफॉर्मेशन, जब उसके बाद कल को जब मैं इस डेटा को डिस्प्ले करूंगा तो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि ये वाली लाइन कहां पे एंड हो रही है, किस पॉइंट के बाद एंड हो रही है, और ये फाइल का एंड कहां पे हो गया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होनी जरूरी होती है। तो क्या होता है कि जब हम कोई लाइन लिख के एंटर मारते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वहां पे एक एंड ऑफ लाइन मार्कर सेट कर देता है, ठीक है। और जब फाइल हमने सारा काम कर लिया और हमने उसको सेव कर दिया तो ऑटोमेटिकली जहां तक लास्ट मैंने डेटा लिखा वहां पे यूएफ यानी कि एंड ऑफ फाइल मार्कर सेट हो जाता है, ठीक है। हाँ जी ठीक, सो हम लोगों ने इस चीज के बारे में देखा, ठीक है, कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं और उनके बीच में मेन मेन मोटे मोटे जो डिफरेंसेस हैं उनको देख लिया। नाउ आफ्टर दैट क्या है हमारे पास, अब फाइल ऑपरेशंस क्या है, मतलब मैं फाइल से रिलेटेड जब काम करने बैठूंगा तो मुझे क्या क्या काम करने पड़ेंगे, क्या फाइल ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। देखो पहला काम है मेरे को पहले फाइल को ओपन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद फाइल ओपन होने के बाद फिर मुझे फाइल पे वर्क करना है, और वर्क खत्म होने के बाद फिर मुझे फाइल को क्लोज करना है, ठीक है। ये 3 मेरे बेसिक स्टेप है जब मैं फाइल के ऊपर काम करूंगा। पहले फाइल को ओपन करो, फिर फाइल पे वर्क करो, और जब काम खत्म हो जाए तो फाइल को बंद कर दो, सिंपल। अब पहला टास्क हम स्टार्ट करते हैं कि भाई अगर मुझे फाइल को ओपन करना है तो मैं क्या करूं। तो देखो फाइल को ओपन करने की जब हम बात कहेंगे तो उसमें हमारे पास क्या सिंटैक्स है, मतलब फाइल को ओपन करने का क्या तरीका है, क्या वे है। तो उसका सिंटैक्स है कि जो भी पहले आप फाइल ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, जो भी नाम रखना चाहते हो फाइल ऑब्जेक्ट का, पहले वो लो, इज इक्वल टू, देन आपको ओपन लिखना पड़ेगा। ओपन एक फंक्शन है, और यहां पे पहले आपको जिस फाइल को ओपन करना है यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल, कॉमा, एंड देन यू हैव टू स्पेसिफाई द एक्सेस मोड, ठीक है जी। तो आपको फाइल का नाम देना है एंड देन यू हैव टू राइट द एक्सेस मोड, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज मान लो मैं सिर्फ फाइल का नाम लिखता हूं तो ये फाइल अगर क्रिएट करनी है या सर्च करनी है तो ये कहां पे होगा, ये काम होगा पाइथन के डिफॉल्ट फोल्डर में, यानी जहां पे पाइथन का सॉफ्टवेयर हमारा स्टोर है ये उस फोल्डर के अंदर ही। जैसे अगर मान लो मैं एक
नई फाइल बनाना चाह रहा हूं तो इस पाइथन के डिफॉल्ट फोल्डर में ही वो नई फाइल बनाएगा। अगर मैं सर्च ओपन करना चाह रहा हूं, मतलब रीड के लिए ओपन करना चाह रहा हूं, तो पाइथन के डिफॉल्ट फोल्डर में ही उसको सर्च करेगा। लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरी वो फाइल जिस पे मैं काम करना चाहता हूं वो पाइथन के डिफॉल्ट फोल्डर में नहीं पड़ी हुई, वो कहां पड़ी है, मान लो डी ड्राइव में पड़ी है, तो भैया मैं यहां पे ऐसा भी कर सकता हूं कि फाइल ऑब्जेक्ट लिखा इज इक्वल टू ओपन लिखा और यहां पे पूरा पाथ ऑफ द फाइल, पाथ ऑफ फाइल, पूरा फाइल का पूरा पाथ दे दो एंड देन उसके बाद एक्सेस मोड जो है वो आप मेंशन करो। ठीक है, तो सिंटेक्स ये है। बाकी फिलहाल अभी इसके चीजों को समझने के बाद देन हम इस सिंटेक्स के कुछ एग्जांपल भी लिखेंगे। तो पहले हम आते हैं जरा यहाँ पे इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली, पहले मुझे एक्सेस मोड के बारे में समझना जरूरी है कि एक्सेस मोड क्या है। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सेस मोड से। अब कौन कौन से एक्सेस मोड हमारे पास यहां पे हैं, देखो हमारे पास यहां पे 3 कैटेगरी है एक्सेस मोड्स की। एक है राइट, एक है अपेंड और तीसरा आता है मेरे पास रीड। यानी कि जब भी मैं कोई फाइल पे काम करूंगा तो या तो मुझे उस फाइल के अंदर के कंटेंट को रीड करना है, या मेरे पास एक और मोड है राइट और अपेंड, इनमें मैं काम कर सकता हूं। अब मेरे माइंड में आया कि चलो ठीक है भाई, रीड तो एक तरह से फाइल के अंदर जो कंटेंट है उसको हम रीड करना चाहते हैं, यानी कि देखना चाहते हैं कि क्या कंटेंट उसके अंदर पड़ा हुआ है, तो भाई उसके लिए तो रीड वाला ऑप्शन समझ में आ रही है। लेकिन यहां पे जो 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक है राइट का और एक है अपेंड का, यार ये दो क्या डिफरेंस है, ये इन दोनों ऑप्शंस के अंदर क्या मेन डिफरेंस आएगा हमारा, तो इसको जरा समझ लेते हैं कि राइट और अपेंड इन दोनों मोड्स में मेरे पास क्या डिफरेंस होता है। देखो मान लो कि मेरे पास एक फाइल है, इस फाइल का नाम है xyz.txt, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल सपोज फाइल के अंदर एक कंटेंट डला हुआ एबीसी। देर इज वन मोर फाइल, सपोज इस फाइल का नाम है pqr.txt एंड दिस फाइल ऑल्सो कंटेन्स एबीसी। ठीक है, दोनों फाइल है और सेम कंटेंट डला हुआ दोनों के अंदर। मान लो मैंने इस पर्टिकुलर फाइल को राइट मोड में खोला, ठीक है, मैंने इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन किया, लेकिन ओपन किसमें किया, मैंने राइट मोड में। और राइट मोड में ओपन करने के बाद मैंने इसमें कंटेंट डाला DEF, राइट मोड में ओपन किया एंड देन उसके बाद मैंने अपनी तरफ से यहां पे कंटेंट फीड किया, दैट इज DEF। तो जब मैं DEF कंटेंट डालूंगा तो उसके बाद मेरी इस फाइल के अंदर क्या डेटा आ जाएगा, देखो जो मेरी फाइल है xyz.txt, अब क्या होगा, इसके अंदर कंटेंट क्या डाला रह जाएगा, DEF। अब मैंने कहा अरे DEF, यार वो जो ABC पहले का लिखा हुआ था उसका क्या हुआ, तो राइट मोड क्या करता है कि जो भी फाइल के अंदर पुराना डेटा होता है उसको हटा के जो भी आपने डेटा डाला वो नए सिरे से उस डेटा को ऐड कर देता है, यानी कि एक तरह से आपकी फाइल पुरानी वाली फाइल के कंटेंट को ओवरराइट कर देता है पूरा। लेकिन अगर सपोज मान लो मैंने एक ये pqr.txt फाइल है, इसको मैंने ओपन किया अपेंड मोड में, ठीक है, सो उसके बाद अपेंड मोड में ओपन करने के बाद मान लो अगर मैंने इसमें कंटेंट लिखा DEF, सो व्हाट विल हैपन, अब ये जो मेरी फाइल है pqr.txt नाम की, जो ये फाइल है pqr.txt, अब क्या होगा, जैसे DEF मैंने लिखा तो जो पुराना कंटेंट है वो तो इसके अंदर मौजूद रहेगा, लेकिन जो नया कंटेंट मैं ऐड ऑन कर रहा हूं वो इस फाइल के एंड में ऐड हो जाएगा, दैट इज DEF। ठीक है, सो यहां से आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं राइट मोड में फाइल को ओपन करता हूं तो राइट मोड क्या करता है, पुराना डेटा हटा देगा और जो नया डेटा है वो नया डेटा उसमें ओवरराइट कर देगा। लेकिन जो अपेंड मोड है वो क्या करेगा, पुराना डेटा एज इट इज रहने देगा, लेकिन जो नया डेटा है वो उस फाइल के एंड से ऐड करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो एज पर माय रिक्वायरमेंट दोनों मेरे राइटिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो जो भी मेरी रिक्वायरमेंट हो मैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी फाइल को ओपन कर सकता हूं। सो यहां पे जैसे हम बात कर रहे थे हमारे पास 3 मोड है, राइट, अपेंड एंड रीड। तो अब मैंने कहा चलो ठीक है, ये 3 तो सिचुएशन मुझे समझ में आ गई, लेकिन एक्सेस मोड यानी कि जब मैं फाइल ओपन कर रहा हूं तो मैं इस एक्सेस मोड वाली जगह पे लिखूंगा क्या रीड लिखूंगा, अपेंड लिखूंगा या क्या राइट लिखूंगा, नहीं। अगर आपकी टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, अगर आपकी टेक्स्ट फाइल है
तो उस केस में आप अगर राइट मोड में खोलना चाहते हैं तो आप W लिख सकते हैं। टेक्स्ट फाइल के ही केस में अगर आपने अपेंड मोड में खोलना है फाइल को तो आप वहां पे A लिख सकते हैं। और टेक्स्ट फाइल के केस में अगर आपने सपोज मान लो रीड करना है तो आप R लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मोड में मैंने W लिखा तो भाई मेरी फाइल ओपन होगी, लेकिन राइट मोड में ओपन होगी, मैं उसका डेटा रीड नहीं कर सकता। अगर अपेंड मोड में मैंने खोला तो मेरी फाइल ओपन होगी, लेकिन अपेंड मोड में मैं उसका डेटा रीड नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने R यानी रीड मोड में खोला तो मैं उस फाइल का कंटेंट सिर्फ पढ़ सकता हूं, बट मैं उसके अंदर कुछ सपोज मान लो अगर मैं उसके अंदर कुछ नया डेटा डालना चाहूं सो मैं वो डाल नहीं सकता डेटा इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब यहां पे क्या होता है, यहां पे हमारे पास एक और मोड आता है दैट इज W+, A+ एंड R+। अब W+ किस लिए होता है कि अगर मैं फाइल को राइट प्लस रीड इन दोनों मोड्स में अगर ओपन करना चाहता हूं तो मैं W+ लिख दूंगा। अगर मान लो मैं A+ लिखता हूं तो अगर मान लो मैं अपनी पर्टिकुलर फाइल को अपेंड प्लस रीड इस मोड में ओपन करना चाहता हूं तो मैं A+ लिख दूंगा। और R+ का मतलब है कि अगर मैं अपनी फाइल को सिर्फ रीड प्लस राइट इन दोनों मोड में खोलना चाहता हूं तो ये, क्योंकि अब मुझे पता है अगर मैं सिर्फ W लिखूंगा तो यहां पे सिर्फ राइट मोड में ही खुलेगा, अगर मैं A लिखूंगा तो सिर्फ अपेंड के लिए ही खुलेगा, और अगर मैं R लिखूंगा तो सिर्फ फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए ही ओपन होगा, दैट्स इट। तो टेक्स्ट फाइल के केस में मेरे को ये ऑप्शन दे रखे हैं। अगर मान लो मैं टेक्स्ट नहीं बल्कि मैं बाइनरी फाइल के ऊपर काम कर रहा हूं, ठीक है, सो इन दैट केस मैं लिखूंगा यहां पे WB यानी राइट इन द बाइनरी फाइल, AB अपेंड इन द बाइनरी फाइल, RB रीड फ्रॉम द बाइनरी फाइल। और अगर मुझे रीड और राइट दोनों करना है तो WB+, AB+, RB+। ठीक है जी, तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो अगर सिंपल टेक्स्ट फाइल के बारे में बात कर रहे हो तो सिंपल ये सब मोड्स लिख सकते हो, और अगर बाइनरी मोड है, बाइनरी फाइल है, तो आपको ये B कैरेक्टर और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा इसके साथ। तो अब जैसे इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मोड्स हमारे पास ये सारे हैं, तो देखो अब अगर सपोज मान लो मैं लिखता हूं यहां पे F = ओपन, और मान लो मैंने लिख दिया यहां पे hello.txt कॉमा, और यहां पे लिख दिया मैंने A। सो ये मेरी बेसिकली मेरी इस पर्टिकुलर फाइल को किस मोड में ओपन कर देगा, अपेंड मोड में ओपन कर देगा। ठीक है जी, तो यहां पे आपको ऐसे मोड लिखना पड़ता है। अच्छा सपोज मान लो मैं जिस फाइल को ओपन करना चाहता हूं सपोज वो फाइल D ड्राइव के अंदर मौजूद है, सो इन दैट केस मुझे मैं ऐसे लिखूंगा F = ओपन, और यहां लिखा मैंने D:/ एंड देन hello.txt कॉमा और A अपेंड मोड। सो याद रखना कि इस वाले में ये hello.txt को कहां पे लोकेट करेगा, इन पाइथन की जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, यानी पाइथन सॉफ्टवेयर जिस फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है सिर्फ उसी में चेक करेगा, दैट्स इट, और कहीं नहीं चेक करेगा। लेकिन यहां पे क्या है इस केस में, क्योंकि मैंने अब पूरा पाथ दे दिया है, तो अब ये hello.txt को कहां पे सर्च करेगा, इन द स्पेसिफाइड पाथ। ठीक है जी, तो जो भी आपने पाथ स्पेसिफाई किया है, जैसे मैंने दे रखा है D ड्राइव में जाके hello.txt को देखो, सो ये D ड्राइव में hello.txt नाम की फाइल को चेकआउट करेगा। अच्छा अब सपोज जो फाइल मैंने लिखी है, जो भी मैंने फाइल का नाम दिया यहां पे, जैसे यहां पे hello.txt दे रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फाइल का नाम मैंने लिखा है ये फाइल सिस्टम में एग्जिस्ट करती भी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये फाइल सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं भी करती हो। मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे फाइल का नाम था hello1.txt और मैंने गलती से hello.txt लिख दिया, तो भैया hello.txt तो फाइल ही नहीं मिलेगी ना उसको, यानी कि वो उस नाम से तो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये सिचुएशंस मेरे सामने आती हैं, और अगर सपोज मान लो मैं रीड मोड में फाइल को ओपन किया, यानी कि R वाला मोड लगा के मैंने फाइल को ओपन किया, तो रीड मोड में मैं जिस फाइल को ओपन करना चाहता हूं अगर वो फाइल एग्जिस्ट होती होगी तो सिंपल सी बात है फाइल
ओपन हो जाएगी। लेकिन मैं रीड मोड में जिस फाइल को मैंने ओपन करने के लिए लिखा, मान लो उस नाम से फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो यहां पे हमारे सामने क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्योंकि भैया जो फाइल मैं ओपन करना चाहता हूं, जिस फाइल के कंटेंट को मैं यूज करना चाहता हूं, फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो खोलेगा किसको वो, तो यहां पे एरर आ जाएगा। लेकिन अब राइट में या अपेंड में क्या होगा, अगर फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो ये उस फाइल को ओपन कर देगा, ठीक है। एंड डेटा कहां से ऐड होगा, डेटा विल बी एडेड फ्रॉम स्टार्टिंग, विल बी एडेड फ्रॉम बिगनिंग। मान लो हम ये कहते हैं कि बिगनिंग से ऐड करेगा डेटा को। लेकिन अगर अपेंड मोड में फाइल को ओपन करोगे तो ऑब्वियसली अगर उस नाम से फाइल एग्जिस्ट करती है तो फाइल हमारी ओपन तो हो जाएगी आराम से, ठीक है। लेकिन डेटा कहां पे ऐड होगा, डेटा विल बी एडेड, डेटा विल बी एडेड एट द एंड, ठीक है। वो एंड से ऐड होना शुरू होगा। अच्छा, लेकिन अब सपोज मान लो मैंने राइट मोड में जिस फाइल को ओपन करने की बात करी या अपेंड मोड में जिस फाइल को ओपन करने की बात करी, वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो क्या ये एरर देगा, नहीं। इस केस में क्या होगा, इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल विद द स्पेसिफाइड नेम, यानी कि जो भी नाम आपने स्पेसिफाई कर रखा है उस नाम से एक नई फाइल बना देगा ऑलरेडी। जैसे मान लो अगर मैं hello.txt की बात कर रहा हूं और सपोज मेरी जो पाइथन का डिफॉल्ट डायरेक्टरी है उसमें hello.txt नाम की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये लाइन क्या करेगा, पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी में hello.txt नाम से एक नई फाइल बना देगा। अच्छा, इस केस में जैसे मान लो डी ड्राइव में hello.txt फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये क्या करेगा, डी ड्राइव में एक hello.txt नाम की एक नई फाइल बना देगा यहां पे। तो ये याद रखना, ये भी आपके क्वेश्चंस में आ सकता है कि भाई अगर मैं किसी फाइल को ओपन करने की बात कर रहा हूं एंड इफ दैट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या होगा अगर मैं उस फाइल को राइट मोड में ओपन कर रहा हूं। तो वहां पे तुम्हें पता होना चाहिए कि राइट मोड में या अपेंड मोड में अगर आप फाइल को ओपन करोगे एंड इफ दैट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये क्या करेगा, इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर यू, ठीक है, विद द स्पेसिफाइड नेम, ठीक है जी। तो यहां हमने देखा कि भाई फाइल को जब ओपन करने जाएंगे तो उसमें हमारे पास कौन कौन से एक्सेस मोड्स हैं, ठीक है, और हमने फाइल का नाम देके उसको कैसे ओपन करवाना है, ठीक है। सो ये हमने इसका जस्ट एक एग्जांपल भी देखा। नाउ आफ्टर दैट अगर सपोज मान लो इफ आई वांट टू क्लोज द फाइल, ठीक है, अगर मैं क्या करना चाहता हूं, टू क्लोज द फाइल। अब अगर आप फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो फाइल को क्लोज करने का सिंपल तरीका क्या है, जो फाइल ऑब्जेक्ट जो भी है आपका, उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, देन डॉट, एंड देन आपको क्लोज नाम से जो फंक्शन है उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो मैंने एक फाइल ओपन करी, f इज इक्वल टू ओपन, और यहां पे मैंने लिख दिया सपोज मान लो hello.txt, और मान लो मैंने उसको अपेंड मोड में ओपन किया, ठीक है। अब उसके बाद जो भी मैंने काम करना था करा, जब एट द एंड हो जाएगा तो मुझे उस पर्टिकुलर फाइल को क्या करना है, आई हैव टू क्लोज दैट फाइल, सो मैं उसके लिखूंगा f.close, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने देखा कि भैया ये क्लोज वाला मेथड हमारे लिए यूज होता है जिसके द्वारा हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट इस टॉपिक से रिलेटेड और भी जो वीडियोस हैं उनके लिंक आपको मिलते रहेंगे, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।